बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बड़ी खबर दें आपको, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बयान हलफी में नया मोड़ आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुलाने पर आज जब राना शमीम अदालत आए तो अपने बयान से ही लाइल निकले। अदालत को बताया कि जो बयान हल्फी अखबार में छपा वो उन्होंने अभी तक देखा ही नहीं था। असल बयान हल्फी में क्या लिखा है वो भी देखना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मामला मजीद पेचीदा हो गया है। राना साहब, आपने इस अदालत पर लोगों का एतबार मुतासर किया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, इंतहाई अहम ये समात और इस तमाम तर समात में जो कुछ हुआ उसके बाद अदालत ने 7 दिसंबर को असल बयान हलफी और तहरीरी जवाब मांग लिया है। जी ऐसा ही है। राना शमीम इस सारी कहानी के मरकजी किरदार थे और आज उनकी पहली पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जब वो पेश हुए, उनको रोस्टम पर बुलाया गया अदालत की जानिब से, तो वो उन्होंने लाइलमी का इजहार किया कि अभी तक उन्होंने वो बयान हल्फी देखा ही नहीं जो अखबार में छपा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या असल बयान हल्फी आपके पास है, तो उनका ये कहना था कि वो भी अभी देखना होगा क्योंकि वो लंदन में है और वहीं से मंगवाना होगा, असल कापी उनके पास नहीं है। साथ उन्होंने ये अहम बयान भी दिया कि उनसे राब्ता जो है वो अखबार की जानिब से खबर छपने के बाद किया गया था और उस सुबह जब उनसे बात की गई तो आवाज भी कुछ टूट रही थी, वो ठीक से सुन भी नहीं पाए थे। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मजीद मोहलत दिया 7 दिसंबर तक कि वो अपना असल बयान है हल्फी और अपने शोकाज नोटिस का जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवाएं। राना शमीम बार बार मजीद इल्तवा मांगते रहे। उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि उनके घर में 2 फौतगियां हुई थी और मजीद अभी 2 चहलम होने, लिहाजा उन्हें कुछ और वक्त दिया जाए। लेकिन अदालत ने यह रिमार्क्स दिया कि इस वक्त सबसे अहम इस अदालत का लोगों पर जो एतबार है वो मामला है क्योंकि आपने उस एतबार को मुतासर किया है। ताहम राना शमीम ने लाइलमी का बार बार इजहार किया पूरी समात के दौरान और उनका यह कहना था कि उन्हें खुद मंगा कर देखना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं कि इस अदालत में कौन सा बयान हल्फी जमा करवाया गया है। इस मौके पर अटार्नी जनरल ने जो है वो अदालत से ये इस्तदा की कि इनके इस बयान को जो सारा कुछ ये कह रहे हैं अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए क्योंकि पिछले महीने का इनसे मनसूब एक बयान हल्फी है जिसे ये लाइलमी का इजहार कर रहे हैं कि इन्हें कुछ खबर नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरी जानिब इन्हीं से मनसूब ये खबर छपी है कि इनको 3 साल पुरानी साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पूरी गुफ्तगू याद है कि इन्होंने किससे क्या बात की थी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर यह भी कहा कि अब इस सारे बयान के बाद जो मीडिया का किरदार है वो सानवी हो गया है, असल जिम्मेदारी अब राना शमीम पर आयद होती है। लेकिन चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह रिमार्क्स दिए। उनका यह कहना था कि अगर राना शमीम ये कहते हैं कि उनका कोई बयान हल्फी मौजूद ही नहीं और उन्होंने जो कुछ छपा है वो उनका नहीं कहा हुआ, तो इसके बाद जिस अखबार ने यह खबर छापी है उस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ताहम अब 7 दिसंबर तक ये समात मुलतवी कर दी गई है और राना शमीम को मोहलत दी गई है आखिरी कि वो शोकाज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवाएं और इसके साथ जो असल बयान हल्फी है उसकी कापी भी अदालत में पेश करें क्योंकि अभी तक वो मौजूद नहीं है। इस मौके पर जो दीगर फरीकेन थे, मीर शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, वो भी पेश हुए थे। उन तीनों की जानिब से तहरीरी जवाब शोकाज नोटिस के पहले ही जमा करवाए जा चुके हैं लेकिन राना शमीम का बयान ही अभी तक आना बाकी है जिसके लिए अब उनको 7 दिसंबर की नई तारीख दी गई है और उन्हें तमाम फरीकेन को जाती हैसियत में भी आइंदा समात पर भी तलब किया गया है। मीर शकीलुर रहमान की तक उन्हें कहा गया है, उनकी जानिब से यह बताया गया था कि वो मसरूफ है, 7 तारीख को किसी और अदालत में पेश होना है। उन्हें कहा गया कि आप एक इस्तिस्ना की दरखास्त दे देना, लेकिन समात जो है वो अब 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, सुहेल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बताएं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी में नया मोड़ आया है। अहम समात के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें चेंज होती नजर आ रही हैं, कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम अपने बयान हल्फी से लाइल नजर आए। राना शमीम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अखबार में छपने वाला बयान हल्फी अभी देखा तक नहीं है। राना शमीम का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान सामने आया है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये बयान भी दिया गया कि असल बयान हल्फी में क्या लिखा है वो देखना अभी बाकी है, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि मामला मजीद पेचीदा हो गया है। राना साहब, आपने इस अदालत पर लोगों का एतबार मुतासर किया है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आपने अखबार को कोई बयान हल्फी जारी नहीं किया, ऐसा सवाल किया गया, जिस पर आपको बताएं कि साबिक चीफ जज राना शमीम ने यह भी कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और इसमें जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है उसके मुताबिक 7 दिसंबर को असल बयान हल्फी और तहरीरी जवाब समेत तलब किया गया है। बिल्कुल, अदालत ने यह सवाल किया, पहले बताएं ये बयान हल्फी आपने दिया भी है या नहीं, जिस पर राना शमीम ने यह कहा कि मुझे देखना होगा ये कौन सा बयान हल्फी है, अभी देखा भी नहीं है। अदालत ने यह कहा कि राना साहब, इस पर अदालत पर लोगों का एतबार आपने मुतासर किया है, इस अदालत से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, राना शमीम, उनकी जानिब से जिस तरह से ये कहा गया कि जो बयान हल्फी जमा हुआ वो अभी तक देखा नहीं है, अखबार को कोई बयान हल्फी जारी नहीं किया, ना ही कोई ताल्लुक है, और ये भी फिर बाद में कहा
کہا گیا کہ خبر شائع ہونے کے بعد رابطہ کیا گیا، تو ایسے میں جو صحافی تھے انصار عباسی، ان کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا؟ دیکھیں، آج انصار عباسی نے زیادہ بات کمرہ عدالت میں نہیں کی، کیونکہ رانا شمیم کو ہی روسٹم پہ بلایا گیا تھا اور انہی سے سوالات کیے ہیں عدالت نے کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے یہ بیان الفی دیا ہے، لیکن اٹارنی جنرل نے ضرور انصار عباسی اور میر شکور رحمان سے متعلق نام لیے بغیر یہ بات کی کہ اب ان سب کا کردار جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا ہے، کیونکہ رانا شمیم خود عدالت میں آ گئے ہیں اور وہ ایک ایسا بیان دے رہے ہیں جس کے بعد یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آ رہا ہے اور بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ عدلیہ کو ایک بدنام کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ جس شخص سے یہ منسوب کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ رانا شمیم سے کئی بار سوالات کیے ہیں عدالت نے کہ کیا آپ نے کوئی یہ بیان الفی کسی کو جاری بھی کیا تھا؟ اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کسی کو نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سیلڈ ڈاکومنٹ جو صرف ان کے اور ان کی فیملی کے درمیان ہے، لندن میں ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ کس نے کیسے پبلک کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی انہیں نہیں پتا، کچھ یاد نہیں کہ اس بیان الفی میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے منگوانا پڑے گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اپنا جواب بھی اس کے بعد میں تحریری طور پر دوں گا۔ تاہم اخبار میں چھپی خبر سے انہوں نے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کوئی بیان انہوں نے کسی کو جاری نہیں کیا، ایسا کوئی بیان میں نے دیا ہی نہیں، جو کچھ چھپا ہے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ، اس سلسلے میں آپ نے آگاہ کیا۔ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کے بیٹے احمد حسن کہتے ہیں کہ ان کے والد کے بیان حلفی کا معاملہ توہین عدالت کا نہیں بلکہ دو سابق چیف جسٹس کا ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ It's a very different kind of a matter. There are two chief justices involved. One is Chief Justice of Gilgit Baltistan and one is Honorable Chief Justice of Pakistan. Former. اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ اب اس میں کیا ہونا چاہیے آگے فردر؟ یہ فرسٹ ٹائم، پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی نظیر ہے نہیں ہے نا، تو جب پہلی بار کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے اسسٹنس از ریکوائرڈ کہ کیا فارمیشن، کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ کنٹمپٹ میں تو نہیں اس کو کنکلوڈ کیا جا سکتا نا، انکوائری از ریکوائرڈ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں مریم نواز نے قانون توڑا ہے تو کارروائی کرے، بد نصیبی ہے کہ حکومت نے کورونا مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ چیئرمین نیب کی آنکھیں، منہ اور کان بند ہیں، اب صرف دو ہی چوائس ہے، نیب رکھیں یا ملک۔ احتساب عدالت کے باہر مزید کیا کہا، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے کوئی قانون توڑا ہے تو کارروائی کریں نا، آپ میں ہمت ہو کارروائی کریں، لیکن جو آدمی آئین توڑ رہا ہے، جو آدمی ملک کے عدل کے نظام کو توڑ رہا ہے، وہ خود چیف جسٹس ہے، اس کا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بلائے نا اسٹینڈنگ کمیٹی، کمیشن بنائے نا۔ آج مشکل یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے ملک میں جس میں آپ اعتبار کر سکیں کہ یہ کمیشن تو حق کی بات کرے گا۔ اس حکومت نے کووڈ کے مریض تھے، ان کو بھی نہیں بخشا۔ 42 ارب کی چوری تو سامنے آ چکی ہے، اس سے اور کتنی ہوئی ہے یہ بھی وقت بتائے گا۔ رپورٹ بھی چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن حقیقت کبھی نہ کبھی تو باہر آ ہی جاتی ہے۔ اب ہفتہ ہو گیا ہے اس بات کو سامنے آئے ہوئے، چیئرمین نیب کی آنکھیں بھی بند ہیں، منہ بھی بند ہے اور کان بھی بند ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس نیب کو ختم کر دیں، صرف ایک شیک ڈال دیں کہ اس کا اطلاق پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہوگا، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آسما جہانگیر کانفرنس تھی، اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اگر وہ چیئرمین نیب صاحب سن لیں تو میں خیال ہے خود ہی نیب بند کر کے گھر چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی نوکری کرنی ہے، ابھی تو ڈیلی ویجز پر ہیں۔ آج آپ کے پاس جو چوائس ہے یہ ہے کہ نیب رکھیں یا ملک رکھیں۔ جب تک یہ نیب ہے ملک کے معاملات نہیں چل سکتے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ چوری بچانے کے لیے آڈیوز، ویڈیوز، جعلی بیان حلفی تو لیک ہو رہے ہیں لیکن رسیدیں پیش نہیں کی جا رہی۔ شہباز گل نے ٹویٹ میں کہا اپوزیشن کی طرف سے دنیا کا ہر جھوٹ اور فساد سننے کو ملے گا، لیکن اس بات کا جواب نہیں آئے گا جو کہا گیا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ اپوزیشن نے پورے معاشرے کی اخلاقیات داؤ پر لگا دی ہیں۔ مریم اور کیپٹن صفدر لوگوں کی نجی زندگیوں کی ویڈیو اور آڈیو سامنے لانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے چیئرمین نیب کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں اپوزیشن کی کردار کشی اور جھوٹے کیسز بنانے پر کروڑوں روپے ضائع کیے گئے، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کا نیرو چور ڈاکو کی بانسری ہی بجا رہا ہے۔ بولے سابق چیف جسٹس کی آڈیو لیک کا مریم نواز کی آڈیو سے کوئی مقابلہ نہیں، عدلیہ نوٹس لے اور معاملے کی تہہ تک پہنچے۔ چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں تاکہ ان کا جھوٹے کیسز بنانے کے اوپر قوم احتساب کر سکے۔ کوئی افسر فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام
मंसूबे खटाई में पड़ गए हैं। मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका है। गैस बंद है, अवाम महंगाई से बिलख रहे हैं और जो पाकिस्तान का नीरू है वो चोर डाकू की बांसुरी बजा रहा है। अब कोई नया सुर नहीं रह गया। 3.25 साल से वही एक तकरीर का रिकॉर्ड बज बज के कौम के कान पक चुके हैं। इमरान नियाजी के जो कर्जे हैं ये आने वाली हुकूमत के लिए मौत का फंदा है। साकिब निसार का जो सादिक और अमीन है वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान कर चुका है। जो ऑडियो लीक्स साकिब निसार साहब के हवाले से आई हैं उनका मरियम नवाज की इश्तिहारों की ऑडियो लीक से कोई मुकाबला नहीं है, ना कोई मुवाजना। जो नवाज शरीफ साहब के केस हैं गैर जानिबदार और शफाफ तहकीक होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी। हम तवक्को रखते हैं अदलिया इस ऑडियो लीक का भी नोटिस लेगी। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबे में मुबैना करप्शन का केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 माह में इब्तदाई रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। ठट्टा, मनोड़ा और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। वज़ीर आला सिंध समेत किसी भी सरकारी ओहदेदार की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती क्योंकि पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया। अदालत ने केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा कर समाअत 3 माह के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही कराने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि पहले ही 2 साल की ताखीर हो चुकी है, इसलिए शेड्यूल भी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही कराने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत की अपील भी ऐसे में मुस्तरद कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि पहले ही 2 साल की ताखीर हो चुकी है, इसलिए शेड्यूल भी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली की सूबाई हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये कहा गया कि सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। और बहरैन पुलिस में भर्तियों की जाली खबर, सैकड़ों उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए रावलपिंडी के रावल रोड पहुंच गए हैं। शहरियों ने दफ्तर में तोड़ फोड़ और शदीद नारेबाजी की है, जिसके मनाजिर भी समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। सदाकत अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सदाकत, ये ओवरऑल बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ पर और क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये निजी एम्प्लॉयमेंट की जो एजेंसी है इसकी जानिब से जो है यहाँ पर बहरीन पुलिस के लिए इश्तिहार दिया गया था, लेकिन इंतज़ामिया ने इस बात की तरदीद कर दी है कि वो इश्तिहार इनकी जानिब से जारी नहीं किया गया था। ताहम सोशल मीडिया पर ये इश्तिहार देखकर सैकड़ों जो कैंडिडेट्स थे वो दूर दराज इलाके जिसमें आज़ाद कश्मीर, पेशावर और दीगर इलाकों से यहाँ पर सुबह 5 बजे जब यहाँ पर पहुँचे तो सुबह 9 बजे इनको टाइम दिया गया था। जैसे ही दफ्तर खुला तो उन्होंने इंतज़ामिया ने यह कहकर उनको वापस जाने को कहा कि उनकी तरफ से ये इश्तिहार नहीं जारी किया गया और ये फेक इश्तिहार है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो मुतमईन नहीं कर सकी और सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से जितने भी यहाँ पर उम्मीदवार थे उनके साथ धक्कम पेल की, उनके साथ बदतमीजी की गई, जिसकी वजह से जितने भी उम्मीदवार थे वो मुश्तइल हो गए और उन्होंने यहाँ पर शदीद नारेबाजी की। उनका ये मौक़िफ़ था कि वो दूर दराज इलाकों से आए हैं, अगर ये फेक इश्तिहार था तो इसकी तरदीद क्यों नहीं की गई, और जिसकी वजह से काफ़ी जो है वहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई और पुलिस को यहाँ पर तलब कर लिया गया ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। इस वक्त जो निजी कंपनी का जो दफ्तर है उसके बाहर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। बेशतर जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से वापस चले गए, लेकिन ज्यादातर जो उम्मीदवार है वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। उनका यही मौक़िफ़ है कि जब तक उनको मुतमईन नहीं किया जाता, उनको आने वाले जो इंटरव्यू का जो टाइम है वो नहीं दिया जाता, उस वक्त वो अपने एहतजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आप आगाह कर रहे थे। और अब बात करते हैं चिटागोंग टेस्ट की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 202 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। बैटिंग में आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक छाए रहे। दूसरी इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां बनाई। हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने मैच में 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। बात करेंगे अहम मामले की। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टार गिराने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 400 मजदूरों के साथ अब तक नस्ला टार के पार्किंग एरिया और फ्लैट्स की चंद दीवारों को ही
توڑا جا سکا ہے۔ وہیں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے سلمان احمد جو ہمیں مسلسل آگاہ بھی کر رہے ہیں سلسلے میں۔ سلمان بتائیے گا اس وقت جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ کام سست روی کا شکار ہے؟ دیکھیے معروف، آج ساتواں روز ہے جب اس عمارت کو توڑنا شروع کیا گیا تھا، آج ساتواں روز ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق مزید جو ہے وہ اب 3 روز صرف باقی رہ گئے ہیں اس عمارت کو مکمل طور پر زیرو کرنے کا، یعنی کہ گراؤنڈ کرنے کا۔ لیکن 400 مزدور انتظامیہ کی جانب سے اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نزلہ ٹاور کی عمارت کے جو 4 فلورز پر مشتمل پارکنگ ایریاز ہے اس کی دیواروں کو توڑا گیا ہے، اور اس کے علاوہ چند فلیٹس ہیں جن کی جو ہے وہ دیواروں کو توڑا گیا ہے۔ اوپر ایک مشینری پہنچائے 3 روز گزر چکے ہیں لیکن اس کا استعمال اب تک نہیں کیا گیا۔ اس کے حوالے سے ہم نے جب پوچھا کہ اس کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مشینری کا آلریڈی جو ہے وہ ویٹ بہت زیادہ ہے، اور جو اگر جب وہ اس کو استعمال کیا جائے گا اس چھت پر عمارت کی تو یقیناً مزید خدشات پیدا ہو سکتے ہیں، کسی خطرے کے چھت گر سکتی ہے یا اس عمارت کو جو ہے وہ کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب مشینری اوپر پہنچائی ہی کیوں گئی تھی جب اس کا ویٹ اتنا زیادہ تھا؟ تو یہ تمام تر سوالات ہیں، اور یقیناً اب 3 روز باقی رہ گئے ہیں۔ 400 مزدور اب یہ کس طرح جو ہے وہ مزید 3 روز میں اس عمارت کو گرا سکیں گے یہ دیکھنا ہوگا، یہ دیکھنا باقی ہے۔ بہت شکریہ، سلسلے میں آپ نے آگاہ کیا سلمان۔ جرمانہ دو اور غیر قانونی عمارتیں گرنے سے بچا لو، سندھ حکومت نے بلڈرز اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو NRO دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ حکومت کا غیر قانونی عمارتوں کو قانونی بنانے کا فیصلہ۔ صوبے میں غیر قانونی عمارتیں ریگولائز کرنے کی تیاری، جرمانہ دو اور خلاف ضابطہ عمارتیں گرنے سے بچا لو۔ سندھ حکومت جلد آرڈیننس لائے گی۔ ایسی ریگولیرٹی ہے جو کہ درست ہو سکتی ہے، اگر بلڈر کی غلطی ہے، کسی افسر کی غلطی ہے تو اس کو سزا دے کے، بلڈر کی غلطی ہے تو اس سے پینلٹی لے کے، اگر وہ درست ہو سکتی ہے تو کابینہ اس پہ غور کر رہی ہے۔ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد آرڈیننس گورنر کو بھیجا جائے گا۔ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو غیر قانونی رہائشی منصوبوں کو ریگولائز کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ اس پہ غور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک کمیشن بنایا جائے جو یہ دیکھے جہاں پہ لوگوں کی انویسٹمنٹس خراب ہو رہی ہیں، جہاں پہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی جو ساری عمر کی تھی وہ اس کے عوض اگر کوئی پراپرٹی لی ہے اور اس میں کوئی ریگولیرٹی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں پنجاب میں ایسا آرڈیننس لایا جا سکتا ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں؟ پنجاب حکومت نے ابھی کچھ مہینے پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے، اس کے ذریعے وہ 6000 سے زائد جو ارریگولر سوسائٹیز ہیں پنجاب میں ان کو ریگولر کرنے جا رہے ہیں۔ یہی پیمانہ باقی صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ سعید غنی کا کہنا تھا کہ متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہو تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بچائے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ سندھ میں CNG 2.5 ماہ بند رہے گی۔ سوئی صدرن نے 1 دسمبر سے CNG اسٹیشنز کو گیس فراہمی بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ موسم سرما میں گیس کی قلت کو جواز بنا کر سندھ بھر میں CNG اسٹیشنز 1 دسمبر سے 2.5 ماہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن کراچی کے بیشتر صارفین کہتے ہیں انہیں CNG کی بندش سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ گاڑیوں اور رکشوں میں پیٹرول استعمال کرتے ہیں۔ پیٹرول پہ چلتا ہے سر، نہیں چلتا، CNG بند ہونے 2.5 مہینے کے لیے سنا آپ، اور بہتر ہو جائے گا۔ یہ ویسے بھی اتنی مہنگی ہو گئی، پیٹرول کے برابر ہو گئی ہے، اگر تو میں تو پیٹرول ہی ڈلوا رہا ہوں کافی عرصے سے، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے بھی۔ صارفین تو CNG کی بندش سے زیادہ پریشان نہیں ہیں، لیکن CNG کے کاروبار سے وابستہ افراد ضرور فکر مند ہیں۔ آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن سندھ زون کے کوارڈینیٹر سمیر نجم الحسن نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اب میری تو سمجھ سے بالا تر ہے بالکل کہ 2.5 ماہ کے لیے اگر آپ نے ایک سیکٹر کو بند کر دیا جس کا جو را مٹیریل ہے وہ گیس ہے اور گیس سے ہی اس نے آگے اپنا کام چلانا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد 2.5 مہینے کے بعد اس سیکٹر کے اندر بچے گا کیا؟ SSGC کے مطابق گیس کی بندش کا فیصلہ گھریلو صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سردیوں میں جنرل انڈسٹریز کے بجلی گھروں کو بھی گیس کی فراہمی بند کر دی ہے۔ کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ ملک میں گیس کے متعدد ذخائر میں پریشر اتنا کم ہے کہ ان سے نکلنے والی گیس سسٹم میں شامل ہی نہیں ہو سکتی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے دستاویز میں کیا انکشاف کیے گئے ہیں، بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے وہاب کامران سے۔ وہاب، بتائیے گا اس بارے میں۔
देखिए, पेट्रोलियम डिवीजन की दस्तावेजात में 12 गैस ज़खायर के हवाले से बताया गया है कि इनमें गैस का प्रेशर इतना कम है कि ये गैस इस्तेमाल नहीं हो सकती और न ही ये गैस सुई कंपनियों के सिस्टम में शामिल हो सकती है, बल्कि इसे ओपन बिडिंग के जरिए सिर्फ चूना बनाने वाली भट्टियां ही खरीद रही हैं। बताया गया है कि 16 मजमूई तौर पर कुएं हैं इन 12 ज़खायर में, जिनसे गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। 1 अरब 70 करोड़ वाले राजन गैस फील्ड की पैदावार सिर्फ 4 लाख क्यूबिक फीट यौमिया है। इसी तरह 1 अरब 76 करोड़ वाले पसाकी फील्ड से सिर्फ 6 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस निकल रही है, जबकि 1 अरब 28 करोड़ वाले गोपांग फील्ड से भी यौमिया पैदावार सिर्फ 12 लाख क्यूबिक फीट है। तो दस्तावेजात में बताया गया कि गैस के ज़खायर से जो निकलने वाली गैस है वो प्रेशर उसका इतना कम है कि उसे इस्तेमाल ही नहीं सिस्टम में शामिल ही नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। बात करेंगे अहम मामले की। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टार गिराने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 400 मजदूरों के साथ अब तक नस्ला टार के पार्किंग एरिया और फ्लैट्स की चंद दीवारों को ही तोड़ा जा सका है। वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद, जो हमें मुसलसल आगाह भी कर रहे हैं सिलसिले में। सलमान, बताइएगा इस वक्त जो सिचुएशन है इसको देख के कहा जा सकता है कि काम सुस्त रवि का शिकार है? देखिए मारूख, आज सातवां रोज़ है जब इस इमारत को तोड़ना शुरू किया गया था। आज 7वां रोज़ है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मज़ीद जो है वो अब 3 रोज़ सिर्फ बाकी रह गए हैं इस इमारत को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो करने का, यानी कि ग्राउंड करने का। लेकिन 400 मजदूर इंतज़ामी की जानिब से, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो नस्ला टावर की इमारत के जो 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल पार्किंग एरियाज़ है उसकी दीवारों को तोड़ा गया है और इसके अलावा चंद फ्लैट्स हैं जिनकी जो है वो दीवारों को तोड़ा गया है। ऊपर एक मशीनरी पहुंचाए 3 रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन उसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया। उसके हवाले से हमने जब पूछा कि इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा तो उनका ये कहना था कि मशीनरी का ऑलरेडी जो है वो वेट बहुत ज़्यादा है और जो अगर जब वो इसको इस्तेमाल किया जाएगा उस छत पर इमारत की तो यकीनन मज़ीद खदशात पैदा हो सकते हैं, किसी ख़तरे के छत गिर सकती है या इस इमारत को जो है वो के लिए भी ख़तरा पैदा हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मशीनरी ऊपर पहुँचाई ही क्यों गई थी जब उसका वेट इतना ज़्यादा था। तो ये तमाम तर सवालात हैं और यकीनन अब 3 रोज़ बाकी रह गए हैं। 400 मजदूर अब ये किस तरह जो है वो मज़ीद 3 रोज़ में इस इमारत को गिरा सकेंगे ये देखना होगा, ये देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया सलमान। जुर्माना दो और गैर कानूनी इमारतें गिरने से बचा लो। सिंध हुकूमत ने बिल्डर्स और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को NRO देने का फैसला कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत का गैर कानूनी इमारतों को कानूनी बनाने का फैसला। सूबे में गैर कानूनी इमारतें रेगुलाइज करने की तैयारी। जुर्माना दो और खिलाफ ज़ाब्ता इमारतें गिरने से बचा लो। सिंध हुकूमत जल्द ऑर्डिनेंस लाएगी। ऐसी रेगुलरिटी है जो कि दुरुस्त हो सकती है। अगर बिल्डर की गलती है, किसी अफसर की गलती है तो उसको सजा दे के, बिल्डर की गलती है तो उससे पेनल्टी लेके अगर वो दुरुस्त हो सकती है तो काबीना इस पे गौर कर रही है। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस गवर्नर को भेजा जाएगा। रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों को रेगुलाइज करने का फैसला करेगा। उस पर गौर हम ये भी कर रहे हैं कि वो एक कमीशन बनाया जाए जो ये देखे यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो रही हैं, जहाँ पे लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो सारी उम्र की थी वो उसके एवज अगर कोई प्रॉपर्टी ली है और उसमें कोई रेगुलरिटी है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पंजाब में ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है तो बाकी सूबों में क्यों नहीं। पंजाब हुकूमत ने अभी कुछ महीने पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, उसके जरिए वो 6000 से जायद जो इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं पंजाब में उनको रेगुलर करने जा रहे हैं। यही पैमाना बाकी सूबा सिंध के लोगों के लिए क्यों नहीं है। सईद गनी का कहना था कि मुतासिरीन की तादाद लाखों में हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन्हें बचाए। और अभी खबर यह है कि सिंध में CNG 2.5 माह बंद रहेगी। सूई सदरन ने 1 दिसंबर से CNG स्टेशन को गैस फराहमी बंद रखने का फैसला कर लिया। मौसम सरमा में गैस की किल्लत को जवाज बनाकर सिंध भर में CNG स्टेशन 1 दिसंबर से 2.5 माह के लिए बंद करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन कराची के बेशतर सार्फिन कहते हैं उन्हें CNG की बंदिश से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो गाड़ियों और रिक्शों में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल पे चलते सर,
नहीं चलता। सीएनजी बंद हो रही 2.5 महीने के लिए, सुना है आप? और बेहतर हो जाएगा। ये वैसे भी इतनी महंगी हो गई, पेट्रोल के बराबर हो गई है अगर, तो मैं तो पेट्रोल ही डलवा रहा हूँ काफ़ी अर्से से, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। सार्फिन तो सीएनजी की बंदिश से ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन सीएनजी के कारोबार से वाबस्ता अफराद जरूर फिक्रमंद हैं। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन सिंध जोन के कोऑर्डिनेटर समीर नजमुल हसन ने फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। अब मेरी तो समझ से बाला तर है बिल्कुल कि जी 2.5 माह के लिए अगर आपने एक सेक्टर को बंद कर दिया जिसका जो रॉ मटेरियल है वो गैस है और गैस से ही उसने आगे अपना काम चलाना है, तो वो फिर उसके बाद 2.5 महीने के बाद उस सेक्टर के अंदर बचेगा क्या? एसएसजीसी के मुताबिक गैस की बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया है। सर्दियों में जनरल इंडस्ट्रीज के बिजली घरों को भी गैस की फराहमी बंद कर दी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। मुल्क में गैस के मुताबिक ज़खायर में प्रेशर इतना कम है कि उनसे निकलने वाली गैस सिस्टम में शामिल ही नहीं हो सकती। पेट्रोलियम डिवीजन के दस्तावेज में क्या इंकशाफ किए गए हैं, बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, बताइएगा इस बारे में। देखिए, पेट्रोलियम डिवीजन की दस्तावेजात में 12 गैस ज़खायर के हवाले से बताया गया है कि इनमें गैस का प्रेशर इतना कम है कि ये गैस इस्तेमाल नहीं हो सकती और ना ही ये गैस सुई कंपनियों के सिस्टम में शामिल हो सकती है, बल्कि इसे ओपन बिडिंग के जरिए सिर्फ चूना बनाने वाली भट्टियां ही खरीद रही हैं। बताया गया है कि 16 मजमूई तौर पर कुएं हैं इन 12 ज़खायर में जिनसे गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। 1 अरब 70 करोड़ वाले राजन गैस फील्ड की पैदावार सिर्फ 4 लाख क्यूबिक फीट यौमिया है। इसी तरह 1 अरब 76 करोड़ वाले पसाकी फील्ड से सिर्फ 6 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस निकल रही है, जबकि 1 अरब 28 करोड़ वाले गोपांग फील्ड से भी यौमिया पैदावार सिर्फ 12 लाख क्यूबिक फीट है। तो दस्तावेजात में बताया गया कि गैस के ज़खायर से जो निकलने वाली गैस है वो प्रेशर उसका इतना कम है कि उसे इस्तेमाल ही नहीं सिस्टम में शामिल ही नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। सात कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खुसूसी आर्टिस्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। आर्टिस्ट उमर जराल ने इमरान खान की तस्वीर वाले 2 पोर्ट्रेट पेश किए। खुसूसी आर्टिस्ट इमरान जराल और उनके बहन भाई दिमागी फालिज की बीमारी में मुब्तला हैं। उमर जराल इशारों की ज़बान में तबादला ख्याल करते हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला फनकार अब तक 40 पोर्ट्रेट्स बना चुका है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात हवा में उड़ा दी। इंतजामिया की जानिब से इजाज़त ना मिलने के बावजूद पीपल्स पार्टी का पेशावर में जलसा करने का फैसला, आज ही जलसा कर रही है पीपल्स पार्टी। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे में कार्रवाई का फैसला कर लिया है। बात कर लेते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर पेशावर रिंग रोड कबूतर चौक में मौजूद है और पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन के जो है अहकामात जो है उनको हवा में उड़ा दिए। इंतजामिया और जिली इंतजामिया की जानिब से जो है इलेक्शन कमीशन के जो खत लिखा गया था वो भी समा को मौसूल हो गया, जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसके बाद जो है हल्के में कोई जलसा नहीं किया जाता। इसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपना पंडाल सजा लिए हैं, कुर्सियाँ लगा ली हैं और इलेक्शन कमीशन का भी जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के अगर हम रूल्स की बात करें 233 और 234 की, तो उसमें अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसके तहत पार्टी को जो है 50,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है और इसके साथ साथ जो है दूसरी बार अगर इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नून की तरह हुकूमत पे यकीन नहीं रखते, जहाँ पर फ़र्द वाहिद या शाही ख़ानदान सारे फैसले करे। तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं, कानून साजी मुशावरत से होती है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि परवेज़ इलाही साहब ने कुछ सिफारिशात दी हैं। देखने की बात यह है कि ये जो मुसव्वदा बना है कानून का, ये बहुत ही ज़ख़ीम मुसव्वदा है और 99% चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वो एग्री करते हैं और 1% चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं और वो प्रपोजल्स जो है वो हुकूमत कंसिडर कर रही है, उनसे बातचीत भी हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर पेशरफ्त होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं, कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में 4 हाथियों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची चिड़ियाघर यहाँ पर सफारी पार्क में 4 हाथियों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। बिल्कुल, और ये भी बताएं कि जर्मन डॉक्टर ने हाथियों को मजमूई तौर पर सेहतमंद करार दिया है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफान अल हक से। इरफान, आगाह कीजिए। जी, आज अदालत के हुक्म पर जर्मन डॉक्टर को बुलवाया गया था और डॉक्टर फ्रैंक ने जो मुआयना किया है उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की है। बताया मजमूई तौर पर जो चारों हाथी हैं वो सेहतमंद हैं, ताहम उनका वजन बढ़ गया है और मुसलसल खड़े रहने की वजह से उनकी टांगों में तकलीफ है। उनके जो पाँव हैं वो मुतासर हुए हैं। एक हाथी के जो दांत हैं उसमें उसकी सर्जरी की ज़रूरत है और बहुत मुनासिब सेहतमंद
माहौल फराहम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया है कि फौरी तौर पर इनकी जो ग़िज़ाई मामलात हैं, यानी कि जो फूड का मसला है वो हल किया जाए, और फूड के हवाले से कुछ मसाइल हैं इन्हें। और एक हाथी के मुतालिक बताया गया कि वो दरअसल मेल नहीं, वो फीमेल थी, और गुज़श्ता 10 साल से इनको भी यही बताया गया था। इरफान उल हक अपडेट किया आपने। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स में तब्दील कर दिया गया। जादुई दुनिया की सैर कराते हैं दानियाल उमर की रिपोर्ट में। Great risk. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैरी पॉटर वीक की धूम तो सोशल मीडिया पर थी, लेकिन जब हमने GCU का रुख किया तो पता लगा कि वहाँ के हैरी पॉटर फैंस तलबा ने पूरी फिल्म ही बना डाली है। जादू और फिक्शन से भरपूर फिल्म की शूटिंग गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की तारीखी इमारत में की गई है। अक्सबंदी ऐसी है कि यूनिवर्सिटी के दरो दीवार हैरी पॉटर के स्कूल हॉगवर्ट्स के मंजर पेश करते हैं। सिंगल कैमरा पर शूट होने वाली इस मूवी में 15 अफराद ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। हमने तब बनानी शुरू की, लेकिन जो हमारी बिल्डिंग थी गवर्नमेंट कॉलेज की, हमें हमेशा इंस्पायर करती थी हॉगवर्ट्स के साथ, बिकॉज वी ऑल वर फैन ऑफ हैरी पॉटर। ये जो फेस्टिवल आपने देखा है, फिल्म देखी है, ये सारी हमारी पॉकेट मनी से बनी है, नो फंडिंग एट ऑल। फिल्म की प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग को भी हैरी पॉटर थीम में सजाया गया है, जहां तुलबा की बड़ी तादाद तस्वीर बनवा रही है। I've watched the movies like twice and 10th time, so उसी चीज को अपनी यूनिवर्सिटी में होते हुए देखना, उसका पार्ट बनना, and that was really big thing. गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी तुलबा की काविश को खूब सराह रहे हैं। इस फेस्टिवल और इस फिल्म से हमारे बच्चों में जो इनॉर्मस टैलेंट है वो एग्जिबिट हो रहा है। एक्शन से भरपूर पाकिस्तानी हैरी पॉटर रवां हफ्ते शहरी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में देख सकेंगे। कैमरामैन अशफाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।